फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक की या फिर डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर के बारे में। देखिए, जब भी हमारे सामने कोई नॉर्मल कैपेसिटर होता है जिसके बीच में मान लीजिए कि हम लोग कुछ भी नहीं भरे, मतलब एयर हो, तो हम लोग देखते हैं कि इसकी जो कैपेसिटेंस निकलती है उसको हम लोग मान लेते हैं कि C1 है एक तरीके से। आपको पता है कैपेसिटर इक्वल्स टू में क्या होता है, Q अपॉन में V होता है। तो हम लोगों ने इसकी जो कैपेसिटेंस है उसको हम लोगों ने C1 मान लिया। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि एक कैपेसिटर लेते हैं और उसके बीच में हवा ना छोड़ के बल्कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल डाल देते हैं। एक ऐसा मटेरियल जो कि इंसुलेटर हो वो डाल देते हैं, और इससे जो निकलेगी जो कैपेसिटेंस उसको हम लोग मान लेते हैं C2। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि ये जो C2 है वो C1 से हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, ये फर्क पड़ता है डाइलेक्ट्रिक का। मतलब ये हो गया कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर अगर आप लोग डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हो तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है। जब भी हम लोग कोई इंसुलेटिंग मटेरियल इसके बीच में रखते हैं तो क्यों इसकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है। तो देखिए, इसका कारण ये है कि जब आप एयर वाला कैपेसिटर लोगे तो जो कैपेसिटेंस निकलेगी वो निकलेगी C1 इज इक्वल्स टू में Q अपॉन में E1 मल्टीप्लाई बाई डी। यहाँ पे Q जो है वो चार्ज है, E1 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में बनेगी, और D जो है वो इनके बीच की दूरी है। वहीं जब आप डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो जो कैपेसिटेंस निकलेगी वो निकलेगी C2 इज इक्वल्स टू में Q अपॉन में E2 मल्टीप्लाई बाई डी। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बनी है इसका असर जो है वो डाइलेक्ट्रिक की वजह से कम हो जाएगा। भाई समझिए कि एयर वाले कैपेसिटर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रही है और उसके बीच में अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक यानी कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल रख दोगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कमजोर पड़ जाएगी ना। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो C है ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई यानी कि पोटेंशियल कम हो गया। पोटेंशियल कम हो गया तो हम लोग ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं इसका मतलब ज़्यादा कैपेसिटेंस। ठीक है ना। तो इसकी वजह से जब भी आप लोग कोई इंसुलेटिंग मटेरियल या फिर डाइलेक्ट्रिक जिसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटर के बीच में रखोगे, वैसे ही इसका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जब आप दोनों ही कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को ऑब्जर्व करोगे और उनका रेशियो निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है वो निकला है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग बेसिकली K से डिनोट करते हैं। तो K इज इक्वल्स टू में C2 अपॉन में C1। C1 क्या है? ये उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है जिसमें कुछ नहीं था, सिर्फ एयर थी। और C2 क्या है? जब हम लोगों ने इसके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल या फिर डाइलेक्ट्रिक रख दिया। ठीक है, दोनों का रेशियो निकाला, दोनों का कंपैरिजन किया तो हमें मिल गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि इसी फॉर्मूले से आप लोग लिख सकते हो कि कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर की जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है यानी कि C2 इज इक्वल टू में K मल्टीप्लाई बाय C1। और K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, याद रखना। अब इसी फॉर्मूला को आप लोग एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या हुआ कि ये जो पहला वाला कैपेसिटर था इसके अंदर कुछ भी नहीं था, कोई मतलब मटेरियल नहीं था, सिर्फ एयर थी। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है उसकी वैल्यू क्या होगी? यानी कि E1 इज इक्वल्स टू में E2 मल्टीप्लाई बाय K। समझ रहे हैं आप लोग मैंने कैसे लिखा? भाई इस कैपेसिटर के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एयर थी, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि इसके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया जिसकी वजह से जो E है वो कम हो गई, तो उसको हम लोगों ने E2 नाम दिया। और जो ये जो मटेरियल मैंने रखा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो K मल्टीप्लाई बाय E2 करूंगा तो E1 की वैल्यू तो निकल आएगी ना मेरे पास। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी एक फॉर्मूला है, और यहाँ पर भी आप लोग K की वैल्यू निकाल सकते हो। K इज इक्वल्स टू में E1 अपॉन में E2, यानी कि दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनका जो रेशियो निकाला है हम लोगों ने, कंपैरिजन किया है। इसी तरीके से और भी तरीके हैं इसको शो करने के, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कैपेसिटर है पहला वाला जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली स्पेस है, तो इसको आप लोग परमिटिविटी कह सकते हो। ठीक है, तो देखिए परमिटिविटी के अंदर भी चेंज आया होगा ना। भाई देखिए, जब ये खाली था तो इसकी परमिटिविटी रही होगी ε1 जिसको हम लोग मान सकते हैं, और जब हम लोगों ने इसके बीच में मटेरियल रख दिया तो इसकी जो परमिटिविटी हो गई वो ε2 हो चुकी होगी, मतलब उसमें कुछ बदलाव आ चुका होगा। तो उसका भी आप लोग रेशियो निकाल सकते हो जिसको आप लोग कहोगे रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप लोग लिख सकते हो K इज इक्वल्स टू में εr इज इक्वल्स टू में ε2 अपॉन में ε1 इज इक्वल्स टू में C2 अपॉन में C1। ये सारी चीज़ें सेम है। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये जो एप्सिलॉन आर है ये क्या है? ये रिलेटिव परमिटिविटी है, जो कि परमिटिविटी में आया हुआ चेंज है,
यानी कि एप्सिलॉन 2 अपॉन में एप्सिलॉन 1। और C2C1 क्या है, इसको भी आप लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही लिखते हैं ना, C2 अपॉन में C1 इज इक्वल्स टू में K। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि जब भी आप किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक रखते हो तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाता है, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2 इज इक्वल्स टू में KC1। और जो K है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। C1 की जगह आप लोग C का वैल्यू भी लिख सकते हो। C1 का वैल्यू वैसे क्या था हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D निकाला था ना हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर, आपको याद होगा जो कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू। ठीक है, एयर के लिए तो आप लोग रख सकते हो इसकी जगह C1 का वैल्यू। जब रखोगे वैल्यू तो निकल के आएगा C2 इज इक्वल्स टू में K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। तो इस तरीके से आप लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब याद रखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि आपके सामने ये पूरी की पूरी टेबल है, इसमें अलग अलग मटेरियल के लिए आप लोग अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख सकते हो। एयर के लिए है, वॉल्यूम के लिए है, बाकी कई सारे आपके जो भी मटेरियल हैं उनके लिए अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये अपने अपने हिसाब से कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, उसका कैपेसिटर के अंदर यूज क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित रही होगी, आपको कोई क्वेरी नहीं आई होगी। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई सवाल आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।